बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 के लेक्चर 6 में ये टॉपिक हमने शामिल किया है सिस्टम ऑफ पुलिस। बेसिकली सिस्टम ऑफ पुलिस के दो टॉपिक्स हैं इस बुक में। एक इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेन बॉडीज मूव वर्टिकली, और ये सेकंड टॉपिक है व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली। The motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves on smooth horizontal surface। तो इसके लिए भी एक्सेलेरेशन और टेंशन के फार्मूले डिराइव करने हैं। ये देखिए, ये सिस्टम ऑफ बॉडीज है। अब इसमें इस तरह अरेंजमेंट की गई है कि एक ब्लॉक तो टेबल सरफेस के ऊपर मौजूद है और दूसरा ब्लॉक जो है वो पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास किया गया है और उसके दूसरे एंड पर जो ब्लॉक ए अटैच किया गया है वो वर्टिकली मूव कर सकता है। तो अब इस केस में भी ब्लॉक ए जिसका मैस m1 और इसका वेट हो जाएगा m1g, और फिर इस स्ट्रिंग में जो फोर्स मौजूद है अपर डायरेक्शन में वो हो जाएगी टेंशन T, और इसके अगेंस्ट ये जो बॉडी है ये वर्टिकली तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि इसके नीचे टेबल सरफेस है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है। तो इसके बाद अब हम इनका एनालिसिस करते हैं दोनों बॉडीज़ का। पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कि ये इस तरह का सिस्टम अरेंज किया हुआ है कि इसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव कर सकती है और सेकंड जो है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करेगी। तो इसके लिए फर्दर फिर एक्सेलेरेशन और टेंशन के लिए हम अलग अलग दोनों को एनालाइज करेंगे, दोनों बॉडीज को। सो कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी of masses m1 and m2 respectively attached to the ends of an inextensible string जिसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती as shown in figure। So let the body A moves downwards with an acceleration A since the string is inextensible, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A as the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string। तो जो टेंशन यहाँ पर है वही टेंशन सारे स्ट्रिंग में होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ एक पुली के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि टेंशन में से कुछ फोर्स जो है वो लॉस हो जाए, लेकिन जब हमने ये कह दिया है कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसका मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स का लॉस होना था वो ज़ीरो है, कोई फोर्स यहाँ पर यूज़ नहीं होगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इसलिए फिर थ्रू और द जो स्ट्रिंग है वो टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब देखिए फॉर बॉडी ए, बॉडी ए को अगर देखें तो इस वक्त इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इसका वेट m1g डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसमें जो टेंशन है T दैट एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन। तो सिंस बॉडी ए एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, जब ये बॉडी ए डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स लार्जर हो जाएगी अपर डायरेक्शन की फोर्स से। फिर जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो हम करेंगे लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, यानी वेट माइनस टेंशन। तो टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी ए, वेट m1g एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड। तो हम इसकी रीजन लिखेंगे सिंस बॉडी ए एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड देयरफॉर वेट m1g is greater than tension T, तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो अगर डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है अपवर्ड फोर्स से तो फिर नेट फोर्स आएगी वेट माइनस टेंशन, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स।
और नेट फोर्स को हम लिख लेते हैं F1, तो F1 इक्वल टू आ गया m1g माइनस टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, तो m1a इक्वल टू बन जाएगा m1g माइनस टी। ये आ गई इक्वेशन फॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A। इसी तरह अब बॉडी B को अगर डिस्कस करें तो बॉडी B पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वो कौन सी फोर्सेस हैं? इसका वेट m2g है, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन टेबल सरफेस पर होने की वजह से एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपर डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और इसलिए इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और इसके अलावा एक और फोर्स है जो कि ब्लॉक पर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रही है, वो हो जाएगा टेंशन T। तो इसलिए अब इस पर जो नेट फोर्स है, चूँकि ये दो फोर्सेस तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो गई है, इनका इफेक्ट ज़ीरो हो गया है, बाकी सिर्फ एक फोर्स रह गई है और वही इस पर नेट फोर्स रहेगी। सो बॉडी for body B, 3 forces are acting on body B. Number 1, weight m2g acting downward. Number 2, normal reaction R acting upward. Number 3, tension T acting along the horizontal direction। एक बार फिर मैं नॉर्मल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दूं कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसका जो रिएक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। तो इस वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी परपेंडिकुलर रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करने वाला रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसके अलावा किसी भी फोर्स का रिएक्शन है तो उसको हम सिर्फ रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, ये दो फोर्सेज होगी। थर्ड फोर्स है टेंशन T एक्टिंग अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एज द वेट m2g and normal reaction R cancel each other, therefore there is no net force along vertical direction। तो दो फोर्सेस तो आपस में ख़त्म होगी, कैंसिल होगी। तो फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी B इज टेंशन T अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। अब नेट फोर्स ऑन बॉडी B इक्वल हो जाएगी टेंशन, तो F2 इक्वल टू T, M2A इक्वल टू आ गया T। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने बॉडी A पर नेट फोर्स मालूम की, इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी, और इसी तरह अब बॉडी B पर नेट फोर्स फाइंड की है, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद डेरिवेशन करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन की। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो m1a, ये देखिए इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड थी m1a और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है m2a। तो ये ऐड होकर हो जाएगा m1a प्लस m2a इक्वल्स टू इक्वेशन 1 की राइट साइड थी m1g माइनस टी प्लस इक्वेशन 2 की राइट साइड थी t, तो m1g माइनस टी प्लस टी, और ये अब माइनस टी और प्लस टी ये कैंसिल हो जाएंगे। और फिर लेफ़्ट साइड से दोनों टर्म्स में a मल्टीपल है, इसको कॉमन का लिया। a कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में आ गया m1g। अब हमने a का फार्मूला बनाना था, तो ये a की वैल्यू निकालने के लिए ये स्टेप की रेपिटेशन होगी। a की वैल्यू निकालने के लिए हम जो ब्रैकेट में m1 प्लस m2 है इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं और फिर ये a इक्वल टू आ जाएगा m1g ओवर आ गया m1 प्लस m2। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3, यानी एक्सेलरेशन इन दी टू बॉडीज।
अब हम फाइंड करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसके लिए फ्रॉम इक्वेशन टू को हम दोबारा लिख लेते हैं m2a इक्वल्स टू टी, या आ जाएगा t इक्वल्स टू m2a। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने लिखी है, और इसको अरेंज कर लिया, t लेफ्ट साइड में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी। सो t इक्वल्स टू आ गया m2a। अब इसमें ये जो a आ रहा है इसकी चूँकि हम वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a, तो फिर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m1g, क्वेश्चन 3 वाला टर्म आ गई है, और m2 ऑलरेडी पहले ही था, तो m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ टेंशन इन दी स्ट्रिंग। इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।